अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। फुल कोर्ट की 5 और लार्जर बेंच की 4 समाअतों के बाद आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला सुना दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से तश्कील करदा फुल कोर्ट बेंच सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दायर 9 दरखास्तों पर समाअत कर चुका, जिसे बराह रास्त नशर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दायर 9 दरखास्तों पर समाअत मुकम्मल करने के बाद महफूज फैसला सुनाया है और एक्ट के खिलाफ दरखास्तें 5 के मुकाबले में 10 की अक्सरियत से मुस्तरद कर दी हैं। चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि ताखीर के लिए माजरत चाहते हैं, मामला बहुत तकनीकी था। पहले आज का हुक्मनामा पढ़कर सुनाऊंगा, जिसके बाद उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक दरखास्तों को बरकरार रखा और फैसला सुनाया कि फुल कोर्ट ने 10-5 के तनासुब से एक्ट को बरकरार रखा है। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मज़ारिल अकबर नकवी और जस्टिस शाहिद वहीद ने एक्ट की मुखालिफत, जबकि बाकी जजेस ने एक्ट के हक में फैसला दिया है। यानी एक्ट के हक में फैसला देने वाले जजेस की तादाद 10 है, मुखालिफत में फैसला देने वालों की तादाद 5 है। इस तरह अक्सरियत से इस एक्ट को बरकरार रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं और फैसले में कहा गया है कि 8 और 7 के तनासुब पर अपील के हक के माजी के इत्तला की मुखालिफत की गई है। यानी 8 जजेस का ये ख्याल था कि जो अपील का हक है 184(3) की जुरिस्डिक्शन वाला मामला भी है, उसका इतलाक माजी के केसेस में नहीं होगा, अब एक्ट का इतलाक माजी से नहीं होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ारिल नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद ने फैसले के माजी के इतलाक की मुखालिफत की है, जबकि काजी फायज ईसा ने इस शक पर एतराज़ के खिलाफ फैसला दिया है। जबकि 184(3) के मुकदमात में अपील का हक 9/6 से बरकरार रखा गया है। 10 अप्रैल 2023 को पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में उस वक्त के वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की तरफ से इसको पेश किया गया था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मुतफ़िका राय से मंजूर किया गया था, यानी ये कंसेंसस से पार्लियामान से अप्रूव हुआ था। 12 अप्रैल को वफाकी हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात से मुतालिक मंजूर करदा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ। उसी रोज सुप्रीम कोर्ट में एक्ट की मंजूरी के खिलाफ 4 दरखास्तें दायर की गई। 2 दरखास्तें वकला और 2 शहरियों की जानिब से दायर की गई, जिन्हें 13 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को कम करने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पर ताहुक्म सामनी अमल दरामद रोक दिया था। 21 अप्रैल को अदालती इस्लाहात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पार्लियामान के बाद सदर से दोबारा मंजूरी की आईनी मुद्दत गुजरने के बाद अज खुद मंजूर हुआ और कानून की शक्ल इख्तियार कर गया था। अब यह सवालात बहुत सारे हैं। सवाल यह है कि आखिर ये कानून था क्या? बेंचेस की तश्कील के हवाले से मंजूर किया गया इस कानून में कहा गया है कि अदालत उज़्मा के सामने किसी वजह मामला या अपील को चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल कमेटी के जरिए तश्कील दिया गया। बेंच सुनेगा और फिर इसे निपटाएगा भी। कमेटी के फैसले अक्सरियत से किए जाएंगे। अदालत उज़्मा के असल दायरा इख्तियार को इस्तेमाल करने के हवाले से कानून में यह भी कहा गया कि आर्टिकल 184(3) के इस्तेमाल का कोई भी मामला पहले मज़कूरा कमेटी के सामने रखा जाएगा। और इस हवाले से यह भी कहा गया कि अगर कमेटी ये मानती है कि बाब अव्वल के आइन के हिस्से में दर्ज किसी भी बुनियादी हुकूक के नफाज के हवाले से अवामी अहमियत का सवाल पटिशन का हिस्सा है, तो वो एक बेंच तश्कील देगी जिसमें कम अज़ कम 3 जजेस शामिल होंगे। ज़ाहिर है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद होंगे, सीनियर प्यूनी जज होंगे और फिर उनके बाद जो थर्ड पे है, जैसे इस वक्त जस्टिस सरदार तारिक मसूद सीनियर प्यूनी जज हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा के बाद और फिर जस्टिस एजाजुल एहसन है। तो ये 3 मेंबर कमेटी होगी और फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का मास्टर ऑफ रोस्टर की इस्तिलाह है उसको ख़त्म की जाएगी। यानी वो जो मुख्तार कुल था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो नहीं रहेंगे और ये 3 जजेस मिलकर फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें इस मामले के फैसले के लिए कमेटी के अरकान भी शामिल हो सकते हैं, आर्टिकल 184(3) के दायरा इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए अदालत उज़्मा के बेंच के किसी भी फैसले पर अपील के हक बारे में इस बिल में कहा गया कि बेंच के हुक्म के 30 दिन के अंदर अपील सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के पास जाएगी। अपील को 14 दिन से कम मुद्दत के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। बिल में कानून के दीगर पहलुओं में भी तब्दीलियां तजवीज़ की गई हैं। इसमें कहा गया है कि एक पार्टी को आइन के आर्टिकल 188 के तहत नजरसानी की दरखास्त दाखिल करने के लिए अपनी पसंद का वकील मुकर्रर करने का हक होगा। इसके अलावा यह भी कहा गया था कि किसी वजह अपील या मामले में जल्द समाअत या अबूरी रिलीफ के लिए दायर की गई दरखास्तें 14 दिनों के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर की जाएंगी। कानून में कहा गया कि इसकी दफात किसी भी दूसरे कानून, कवायद और जवाबित में मौजूद किसी भी चीज़ के बावजूद नाफिजुल अमल होंगी या किसी भी अदालत बशमूल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के फैसले पर असरअंदाज होगी। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट बेंच ने यह फैसला सुना दिया है, तो इस फैसले की टेक्निकल डायमेंशंस बहुत सारी है। यकीनन जब तफसीली फैसला सामने आएगा और इस फैसले को परखने के बाद ही बहुत सारे सवालों का यकीनियत के साथ जवाब दिया जा सकेगा। लेकिन यहां पर 3 डायमेंशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है।
पहला तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइंदा जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स का मामला है अब वो पार्लियामान तय करेगी। यकीनन पार्लियामान का इख्तियार इस बारे में सुप्रीम मान लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने माना है कि सुप्रीम कोर्ट को जो कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन है उसके अंदर सुप्रीमेसी हासिल है और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स क्या होंगे ये मामला भी इस फैसले के बाद अब पार्लियामान के पास होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि राइट टू अपील का इतलाक कब से होगा, तो ये तय हो गया है कि माजी के केसेस के ऊपर या माजी के फैसलों पर ये राइट टू अपील एक्सरसाइज नहीं हो सकेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कानून जो एक्ट बना था पार्लियामान से 20 अप्रैल को नाफिजुल अमल हुआ था। 21 को सदर मुमलिकत के ने इस पर सिग्नेचर्स कर दिए थे, 21 को यानी ये एक्शन में आ गया था और उसके बाद यकीनन अब इसका इत्तलाक अमल में आएगा। इसी सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम पराचा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पराचा साहब, सबसे पहले तो खुदा करके सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर फुल कोर्ट ने आज फैसला बिलाखिर सुनाई दिया है और पूरी कौम को इंतजार था क्योंकि बराह रास्त नशर हो रहा था। यह भी अपनी नौयत का एक पहला मामला था। जो डिसीजन सामने आया है, क्या ऐसा ही फैसला आप इसकी तवक्को कर रहे थे, आप ऐसा ही मुतवक्के था? शुक्रिया रेहान। जो डिले आया उसका तो एक्सप्लेनेशन ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दे दी कि टेक्निकल नौयत का फैसला था तो इसलिए ताख़ीर हुई। लेकिन दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि क्या तवक्को यही थी एग्जैक्टली जिन जजेस हजरात के इख्तलाफी नोट की तवक्को थी, वाकई उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा है। अब वो 5 जजेस हजरात हैं, सबको मालूम है, अब तो फैसले में उनके नाम भी आ गए, तो बिल्कुल तवक्कुआत के मुताबिक फैसला है। जिस तरह से चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब खुद ऑब्जर्वेशन देते रहे, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ऑब्जर्वेशन देते रहे, उस से एक लग रहा था कि इसी तरह का ही फैसला आएगा। लेकिन जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा है उनकी ऑब्जर्वेशन से भी लग रहा था कि ये इख्तलाफ ही करेंगे। एक चीज़ इस फैसले के हवाले से, एक दो चीज़ें मैं ज़रूर बात करना चाह रहा हूँ। नंबर 1 कि बिल आखिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान के कानून साजी के अख्तियार को तस्लीम कर लिया, क्योंकि बार बार ये 3-4 दिनों में जब बराह रास्त दिखाई जा रही थी कोर्ट हेयरिंग, तो अतर मिनल्ला साहब बार बार जो पिटिशनर थे जो इस दरख्वास्त लेके आए थे उनकी तवज्जो इधर ही करना चाह रहे थे कि आप ये बताएं कि पार्लियामान को कानून साजी का अख्तियार है या नहीं है। और जिस साहब ने पहले दिन आके तकरीर फरमाई, उनकी तकरीर इतनी बोगस थी, ख्वाजा तारिक रहीम की बात कर रहा हूँ, कि उससे तो पहले दिन ही लग रहा था कि ये भाग जाएंगे और वो भाग गए। वो बाद में आए नहीं कोर्ट में, उन्होंने कहा कि जी वो मेरी तो तबीयत ख़राब है तो मैं नहीं आ सकता, लेकिन कोई आर्ग्यूमेंट नहीं थे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ 184(3) का जो बार बार अदालत ने पूछा, मुअज़्ज़िज़ जज हजरात पूछते रहे कि आपके पर्सनल फंडामेंटल राइट्स कौन से ऐसे वायलेट हो रहे हैं, उनकी बात तो करें। तो किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। और बिल्कुल सही आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बात की कि वो कैसा इंसाफ है जिसमें अपील का हक भी नहीं है। आपने एक फैसला दिया, यानी ये समथिंग इट्स अगेंस्ट द यूनिवर्सल जस्टिस सिस्टम कि किसी ने फैसला किया, चाहे वो एक जज कर दें 184(3) के तहत या 10 कर दें, तो अपील का राइट भी नहीं है। आज कम से कम अपील का राइट मिल गया। और सही फरमाया जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब ने कि जो भुट्टो को फांसी देने का केस था, अगर वहाँ अपील का राइट होता तो कम से कम उस वक्त अपील आ गई होती और फिर अदलिया 1979 से लेकर आज तक ये कह तो रही है बरमला कि वो नहीं था, फैसला सही नहीं था। जो वुकला है वो कहते हैं जुडिशियल मर्डर था। अच्छा पराजा साहब, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बिलाखिर आज के फैसले के बाद कानून की शक्ल इख्तियार कर गया है। फॉर मी इट सीम्स लाइक इसका बहुत सारा प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा। जैसा कि इसके अगले हिस्से में कहा गया, जहां पर दरखास्तें 8-7 से मुस्तरद हुई हैं कि इसके माजी में इत्तलाक होगा या नहीं होगा, तो बहुत सारे लोगों का ख्याल ये भी था कि पनामा केस के अंदर, क्योंकि हालिया तारीख के अंदर वही एक बहुत बड़ा फैसला है 184(3) की जुरिस्डिक्शन में लिया गया और उसमें एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को फिर डिस्क्वालीफाई किया गया। तो हाउ डू यू सी दिस कि इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ना होना, क्या ये जस्टिफाइड है, ये ठीक होगा, दुरुस्त अमल होगा?
देखिए, ऑनरेबल कोर्ट का फैसला है, जहां मैं 10-5 की स्प्लिट का एहतराम कर रहा हूं, तो मुझे 7-8 की स्प्लिट का भी एहतराम करना है। ठीक है, अगर 7 उस फैसले के हक में थे कि रिट्रोस्पेक्टिव उसकी इम्प्लीकेशन होनी चाहिए, 8 ने मुखालफत कर दी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ भी बड़ी थिन लाइन थी, बट चूंकि हम ओवरऑल वेलकम कर रहे हैं इस फैसले को, तो मैं समझता हूँ कि ये भी दुरुस्त है। एक चीज़ अलबत्ता आप ही के क्वेश्चन से मुझे ज़रूर क्लैरिफाई करनी है, वो जब डिटेल जजमेंट आएगी तो उस वक्त पता चलेगा, और वो बिल्कुल उसका आज से ताल्लुक है। यानी जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल सस्पेंड हुआ, उसके बाद वो एक्ट बना। तो जिस दिन पार्लियामान ने पास किया था वो एक्ट, अब इस एक्ट का इतलाक उसी दिन से होगा जब ये बिल कानून बना। यानी जॉइंट सेशन में प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट साहब ने उस पे दूसरी दफा जब जी साइन जी, नहीं 21 किए, अप्रैल को तो खुद ही बिलाखिर वो ये कानून बन गया था। बिल आखिर बन गया। जी तो अगर सुने अभी प्लीज गौर से, जी जी। अगर 21 अप्रैल से ये कानून बन चुका है कि बेंच ऐसे बनेगा, तो क्या उसका फिर अतलाक बाकी जो बेंचेस बने, जिस एक बेंच ने फिर नैब तरामीम को भी खत्म किया, तो क्या वो बेंच फिर आईनी थे या गैर आईनी थे? क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंडर, जो कि 21 अप्रैल से कानून बन चुका था, फिर जो बेंच बनाया उस वक्त के चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब ने, क्या वो बेंच आईनी था? क्या उसकी आईनी हैसियत इस कानून को इतलाक होने में, यानी इस कानून के अफेक्टिव होने में, अगर तो ये 21 अप्रैल से है, तो वो बेंच फिर गैर आईनी था, गैर कानूनी था, फिर उस बेंच का फैसला भी वो बिल्कुल नल एंड वाइड हो जाता है। अगर तो डिटेल जजमेंट में ये आता है कि आज से, जब से फुल कोर्ट ने 10 और 5 की डिवीजन से ये फैसला किया है और आज से इस एक्ट का इनफेक्टिव होना है, तो फिर उस पर तो ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसमें एक और भी आपको याद है, ऑर्डर्स एंड जजमेंट रिव्यू वाला जो एक्ट था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट के इसी तरह के एक बेंच ने उड़ाया था। अगर ये 21 अप्रैल से इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का इतलाक है, तो फिर वो बेंच भी गैर कानूनी था। इट मीन ऑर्डर्स जो थे और जजमेंट एंड ऑर्डर्स रिव्यू वाला जो कानून था, वो भी फिर सही कानून है या दोबारा पटिशन है। अब देखना यह है कि क्या कोई नैब तरामीम को उड़ाने वाले उस ऑर्डर के खिलाफ कोई पटिशन आती है। अगर नई पटिशन आती है विद द अंडरस्टैंडिंग के वो वाकई कानूनी था, आईनी था उन तरामीम को उड़ाना, तो फिर नई पटिशन का जो बेंच बनेगा अब इस कानून के इफेक्टिव होने के बाद, तो वो बेंच जो है वो अकेले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनाएंगे, फिर तीनों सीनियर मोस्ट जजेज उसको बनाएंगे, क्योंकि वो तरामीम जो स्ट्राइक डाउन हुई हैं वो पाकिस्तान के आज और पाकिस्तान के कल के बारे में है। केसेस नए खुल गए, पुराने केसेस खुल गए, हर कोई फेस करेगा। अगर तो वो ऑर्डर ही खत्म हो जाता है, तो फिर जिनके केसेस खत्म हो गए वो खत्म हो गए। लिहाजा जो रिट्रोस्पेक्टिव जिस सेंस में 30 साल की आप बात कर रहे हैं, उसमें ये था कि 30 साल पुराने केस भी आ जाते हैं, पनेमा भी आ जाता है, लेकिन अगर वो खत्म भी कर दिया 7-8 की मेजॉरिटी से आज, लेकिन ये वाला जो काम है ये तो आज का है। पाराशर साहब, इन द मीनवाइल इंपॉर्टेंट चीज ये है, जैसे आपने कहा कि नैब तरामीम वाला मामला है, अब 21 अप्रैल को अगर ये नाफिजुल अमल हो गया था, तो उसके बाद तो फिर जितने भी बेंचेस बने तो फिर तो ऑटोमेटिकली कलअदम हो जाएंगे, या फिर उसके लिए फिर नैब तरामीम वाले केस में जो पिटीशन का इख्तियार है पिटिशनर के पास तो है, वो जा सकता है और पिटीशन कर सकता है। देखिए, मैं यही नुक्ता आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि मैं जब जैसे ही आधा पौना घंटा पहले फैसला सुनाया गया, तो ये चीज़ कम अज़ कम सामने नहीं आई। इस कानून का इफेक्टिव होना कब से है? क्या 21 अप्रैल से है, जब से ये इट वाज डीम्ड टू हैव बीन मेड अ लॉ बाय द पार्लियामेंट, या फिर आज जब ये पिटीशन खारिज हुई और सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने, 15 जजेज हैं, 2 अभी असामियां खाली हैं, तो 15 जजेज ने जो फैसला सुनाया है, आज से ये कानून बना है। मेरा ख्याल है या तो डिटेल जजमेंट में ये बात आ जाएगी, या फिर जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं या वजीर कानून हैं या दूसरे जो लोग हैं या लॉ मिनिस्ट्री है, वो इसकी वजाहत कर देंगे। अगर सुन लें, अगर तो 21 अप्रैल से इसका इतलाक हुआ,
तो फिर जितने बेंच बने बाद में सब्सिक्वेंट बेंच बने, मैंने 2 बेंचेस की आपको निशानदाही कर दी कि एक बेंच जिसने नैब तरमीम को उड़ाई, जिसके बारे में उस वक्त के चीफ जस्टिस कहते थे कि अगर मैंने ये फैसला नहीं किया तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होगी। तो उन्होंने अपनी शर्मिंदगी तो दूर की, लेकिन क्या उनका फैसला आज के इस फैसले की जद में आएगा? और दूसरा, उसी उसी कानून के हवाले से, नैब तरामीम के हवाले से ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी पूछते रहे कि आखिर उस केस में जल्दी क्या है, उस फैसले तक पहुंचने की जल्दी क्या है, क्यों आप चाह रहे हैं? उस वक्त जस्टिस बंदयाल साहब कहते थे कि मेरी रिटायरमेंट से पहले मैं इस केस का फैसला सुनाना चाह रहा हूं। तो इख्तलाफी नोट था, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का उस फैसले में इख्तलाफी नोट था और उन्होंने ये नुक्ता बयान किया था अपने फैसले में। लिहाजा मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा मैं देखूं कि इस फैसले का, आज के इस ऑर्डर का इतलाक 21 अप्रैल से होता है जब ये लॉ बना था, यानी ये लॉ वजूद में आ गया था, या आज से इसका इतलाक होता है जब फुल कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। बिल्कुल। अच्छा पराज साहब, लास्ट इन वेरी क्विकली, ये जो लीगी रहनुमा है, लीगल टीम है, वो भी अपनी नज़रें इसी फैसले पर जमाए हुए थे कि शायद इससे मियां साहब को भी रिव्यू पिटीशन का इख्तियार मिल जाएगा, रिव्यू कर सकेंगे वो अपनी नाअहली के फैसले को भी। तो आपको क्या लगता है इस फैसले के बाद क्या उनकी वो होप्स जो है वो वॉश अवे हो गई? नहीं, वॉश अवे नहीं। देखें, जो नाअहली है, कन्विक्शन है उनकी उस सदा की वजह से है जो कि अल अजीजिया हिल मेटल वाला केस है। उसमें उनकी जो सजा हुई थी, वो सजा के खिलाफ अपील आई। कोर्ट ने इस वजह से वो अपील नहीं रिजेक्ट की कि मेरिट पे वो अपील सुनी गई थी, बल्कि कोर्ट ने कहा कि जब वो आप वापस आएंगे उनके पास राइट टू अपील इज पेंडिंग। तो जिस वक्त मियां साहब जब भी कभी वो वापस आए तो हिज राइट टू अपील इज पेंडिंग। 30 दिन का बार होता है ना, वो 30 दिन का बार जो है उस फैसले के खिलाफ अदालत ने वो वॉश अवे नहीं किया, बल्कि उनका राइट टू अपील रिमेन्स पेंडिंग। तो लिहाजा उनका जो उम्मीदें हैं वो इससे कम और उस केस पे ज्यादा है कि वो रिव्यू का जो उनका राइट है, वो मियां साहब वापस आए, वो अदालत को सरेंडर करें, तो उनकी अपील फिर विल बी टेकन फ्रॉम द डे ही सरेंडर्स। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब आपके वक्त के लिए। शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे। सुनी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इत्तलाक इसका कब से होगा, और यकीनन अगर 21 अप्रैल से ये कानून नाफिजुल अमल होता है तो उसके बाद जो बेंचेस बनाए गए हैं और उसके जो फैसले आए हैं फिर उनका फेट क्या होगा ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी तक इसकी जो 3 डायमेंशंस है वो ये है कि एक तो ये कानून बन गया है, यानी ये जो एक्ट है वो बतौर कानून नाफिजुल अमल हो गया है। दूसरी डायमेंशन रिव्यू पिटिशंस के हवाले से इसका रेट्रोस्पेक्टिव यानी माजी के केसेस के अंदर इत्तलाक नहीं होगा। साकिब बशीर साहब अगर हमारे साथ आ जाते हैं तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि मजीद ये जो डिटेल्ड ऑर्डर आया है उसके अंदर क्या चीज़ें क्लैरिफाई हो रही हैं कि अब ये तलाक कब से होना है और आज से क्या मुराद है। आज से मुराद एज ऑफ नाउ आज की तारीख है जब ये डिसीजन आया है, या आज से मुराद वो तारीख है कि जब ये केस का फैसला सुनाया गया है। ताम इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज तारीख 7 दिन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की एक प्रिंसिपल पोजीशन थी कि जब तक इस केस का फैसला नहीं आता है तो तब तक वो किसी भी बेंच को नहीं बनाएंगे और फिर नहीं बैठेंगे। एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट ज़रूर किया गया उनके चीफ जस्टिस बनने के बाद तमाम तर जजेस की मुशावरत के साथ कि जो 3 जजेस हैं उनके ही कंसल्टेशन के साथ कोई भी बेंच बनेगा तावक्ते के इस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का कोई फैसला नहीं हो जाता। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 15 जजेस ने पार्लियामान की सुप्रीमेसी को मान लिया है कि पार्लियामान के पास ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर राइट है कि वो कानून बना सकती है, तो फिर बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है कि फ्यूचर में यकीनन ये पार्लियामान का इस्तेहकाक होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट की जो प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स हैं उनको नाफिज कर सकते हैं। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले फैसले के चंद चीदा नकात हमने रखे। आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को बाकायदा तौर पर कानून का दर्जा तो मिल गया, लेकिन बहुत सारे सवालात हैं। यकीनन फैसला आपकी नज़र से गुजरा होगा। सबसे पहला बुनियादी और सादा सा सवाल तो ये है कि फैसले का इतलाक जब कहा गया कि आज से होगा तो आज से क्या मुराद है, यानी जिस दिन ये डिसीजन सुनाया गया है उस दिन से, या जिस दिन ये एक्ट बतौर कानून नाफिजुल अमल हुआ, यानी 21 अप्रैल को जब सदर मुमलिकत ने दस्तखत नहीं किए तो खुद ब खुद कानून की शक्ल इख्तियार कर गया, उस रोज से नाफिजुल अमल होगा? कानून तो उसी दिन से नाफिजुल अमल होगा। और जो आप कह रहे हैं ना, बात करेंगे माजी से, तो माजी से मुराद ये था कि इस एक्ट के आने से
पहले जो 184(3) के मुकदमात में थे उनमें अपील का हक 30 दिन के अंदर, कानून ये था। तो अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, क्योंकि उसी के ऊपर 8-7 की डिवाइड आई है इस मामले के ऊपर कि आया माजी से इतलाक होगा या नहीं होगा। माजी से इतलाक का मतलब ये था कि कानून आने से पहले अगर 184(3) के नीचे फैसले हुए हैं, उन फैसलों के अंदर अपील का हक देना। तो अब अगर कानून जो है वो 20 अप्रैल से लागू होता है, तो फिर 20 अप्रैल के बाद जो फैसले हैं जो कि 184(3) के दिए गए हैं, उनमें अपील का हक होगा। अब वो कौन से फैसले हैं, वो एक देखने वाली बात है। देखिए माजी करीब में जो प्रोमिनेंट फैसला है वो तो पनामा केस का ही था, और वो यकीनन 20 अप्रैल से तो बहुत पहले है। यानी उसके अंदर तो वो 30 रोज की जो गिवन टाइमलाइन होती वो तो गुजर चुकी, यानी उसमें जो राइट टू अपील है वो हासिल नहीं होगा, ना ही मियां नवाज शरीफ को, ना ही जहांगीर तरीन को, ना ही किसी और को। देखिए वो माजी करीब तो नहीं है, वो तो आज बहुत पुरानी बात होगी, 2017 की बात है। 4-5 साल हो गए, लेकिन प्रोमिनेंट तो सर उससे ज्यादा करीब का कोई ऐसा केस है नहीं जो प्रोमिनेंट हो। नहीं, वो नहीं है, वो पहले भी नहीं आता था, इस कानून की जद में भी नहीं आता था। इसके अंदर 184(3) के फैसले के खिलाफ अपील का हक दिया गया था। वहां पर ये नहीं कहा गया था कि जिनके रिव्यूज भी डिसमिस हो चुके, अब वो इसलिए नहीं आता था कि उनमें पनामा केस में और सादिक और रजीब वाले मुकदमात के अंदर और पार्टी सरबराह से वो करने के हवाले से, ये तमाम वो ऐसे फैसले थे जिनके अंदर रिव्यू आया और वो डिसमिस हो गया। लेकिन कुछ फैसले ऐसे हैं जिनके रिव्यूज पड़े हुए हैं, जैसे कि जो दोस्त मजारी केस है, जैसे कि 63A के ऊपर आने वाला रिव्यू है। तो ये जो है वो यानी कि वोट का हक जो है वो इस्तेमाल करने के बाद, ना करने के बावजूद, मतलब 63A को आपको पता है कि उसके अंदर भी रिव्यू जो है वो पड़े हुए हैं। तो अब होगा ये कि उनके रिव्यू सुने जाएंगे। जिन मुकदमात के अंदर इस कानून यानी 20 अप्रैल से पहले रिव्यू दाखिल हो चुके हैं, उनके तो रिव्यू सुने जाएंगे। लेकिन जो अपील का हक होगा वो उसके बाद, यानी ये कट ऑफ डेट आ गई है 20 अप्रैल के बाद। ठीक। तो इस तरह से जो लगता है ऐसे है कि सुप्रीम कोर्ट में जो उनके माजी के ऐसे फैसले जो कि गलत थे या जिनके अंदर गुंजाइश थी, उनको जो है वो पास एंड क्लोज चैप्टर के तौर के ऊपर दिया है। और बाकी जो है, जो कि अब इसके बाद आने वाले फैसले, बहुत सारे फैसले हैं, नैब तरमीम का फैसला है, इलेक्शन एक्ट का फैसला है, ऑडियो लीक्स वाला फैसला है, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसको कलअदम करार देने का फैसला है। तो ये और बहुत सारी चीजें जो हैं वो जो, तो उन फैसलों का फेट क्या होगा फिर अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, क्योंकि 20 अप्रैल के बाद जैसे आपने कहा नैब तरमीम का जो फैसला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसमें फिर जब ये तय हो गया कि मास्टर ऑफ द रोस्टर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस नहीं है या वो मुख्तार कुल नहीं है, बल्कि 3 जजेस मिलकर फैसला करेंगे, और यही प्रिंसिपल पोजीशन लेके चैम्बर वर्क शुरू किया था जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, तो क्या फिर वो बेंचेस की तश्कील और उनके दिए गए फैसले भी कलअदब हो जाएंगे? देखें, इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो सेक्शन 1 है जिसके अंदर ये कहा गया है कि कानून आने के बाद जो बेंचेस की तश्कील है वो चीफ जस्टिस और जजेस की कमेटी करेगी। ठीक है, तो अब ये बहुत ही एक ट्रिकी सा जाहिर है कि इसको देखने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला देखना पड़ेगा, जिसमें 10-5 से उन्होंने कहा कि ये इख्तियार बिल्कुल दुरुस्त है, आईन और कानून के मुताबिक है। और उस पे जो है फिर जो 20 अप्रैल के बाद जो बेंच बनाए गए हैं वो आया, उसको एक प्रोसीजरल सतह के ऊपर लेके उसको सेव किया जाता है। जाहिर है जो बाहिर अभी शॉर्ट ऑर्डर आया है उस हवाले से तो लगता है कि वो उनको एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया, लेकिन बहरहाल ये सवाल एक इंटरप्रिटेशन का है, और इसमें फिर जब सामने तफसीली वजूहात आएंगी तो फिर देखा जाएगा। मैं इसी को लेके आपसे जानना चाह रहा था ना कि फिर आज से मुराद क्या होगा, मतलब आज से अगर होगा तो फिर तो 20 अप्रैल के बाद ये जिन केसेस की बात आप कर रहे हैं या फैसले नैब तरमीम का भी, इलेक्शन एक्ट का भी, तो फिर इनको तो जाहिर है फिर तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। रिहान इसमें आप देखिए, इन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने आज से नहीं कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है प्रोस्पेक्टिवली, यानी कि कानून आने के बाद से इसका निफाज होगा ना। ठीक है, कानून आने से पहले जो था उसके ऊपर 8-7 की जो है वो माइनॉरिटी है, जिसमें 8 जज साहिबान हैं, वो ये कहते हैं कि इसका माजी से इत्तलाक,
माजी और मुस्तकबिल से इतलाक होगा। मुस्तकबिल का मतलब वो कट ऑफ डेट होगी जिस दिन से ये कानून रुबा अमल होगा। अच्छा, अब उसके बाद एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। जब ये कानून आया तो फिर उस वक्त जो है वो 8 रुकनी बेंच ने इसको स्टे कर दिया था, और फिर उसके बाद जब 18 सितंबर को फुल कोर्ट ने इसकी हेयरिंग की तो उसमें इस हद तक कि चीफ जस्टिस को बेंच बनाने का मुशावरत से इख्तियार है। वो आपने देखा भी होगा जिसमें चीफ जस्टिस ने लाइव जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाजुल एहसन से पूछा कि जी अब मुशावरत से बेंचेस तश्कील दिए जा सकते हैं, उन्होंने कहा जी दुरुस्त है। तो उस हद तक जो स्टे था वो तो हो गया था खारिज, लेकिन ये जो अपील के हक के हवाले से था कि ये माजी से होगा या मुस्तकबिल से होगा, इसके ऊपर स्टे बरकरार था। अच्छा, अब ये कानून क्या कहता है? अब ये देखें कि एक चीज तस्लीम की है सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियत से कि राइट ऑफ अपील होगा। राइट ऑफ अपील 184(3) के फैसलों के हवाले से होगा। अब 184(3) के वो कौन से फैसले हैं जो इस कानून के नाफिज होने के बाद आए हैं? अब आप मेरी बात समझ गए जी। बेशक उसमें अगर रिव्यू खारिज भी हो चुका। अब एक और देखने वाली बात है, नैब तरामीम का केस पिछले 15 माह से चल रहा था, यानी कि इस कानून के आने से पहले चल रहा था, लेकिन 26 अप्रैल को ये कॉशन दिया गया था कि इसके ऊपर फुल कोर्ट बनाए जस्टिस मंसूर अली शाह के बाद। तो इसमें नैब तरामीम के केस के अंदर अब जो भी उस कानून से मुतासिरा फरीक है उसके पास एक अपील का हक आ जाएगा। मेरी इंटरप्रिटेशन तो ये है कि वो नैब कवानीन उसे कलअदम करार देने से, जहाँ पे जो शख्स के ऊपर असर पड़ा है, बस ऐसे केसेस थे जो कि नैब तरामीम के केस को स्टे नहीं किया गया था, लेकिन बाद में उसको कलअदम करार दिया गया और उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आया। तो अब जो है ना, ये एक बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल होगी कि राइट ऑफ अपील निकल आया है। अब उससे मुतासिरा जो भी अफराद हैं, यानी कि जिनके मुकदमा पहले कानून के तहत, यानी मुतासिरा फरीकैन के पास ये राइट ऑफ अपील मौजूद होगा कि वो उसमें जाके अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं और फिर अदालत के ये 3 जजेस साहिबान, एक चीफ जस्टिस नहीं बल्कि 3 जजेस साहिबान फैसला करेंगे कि बेंच क्या होगा और ये कब इस अपील को सुनेगा। यही कह रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। उसमें ये है, देखिए उसमें ये है अब कानून के अंदर कि आज जब अपील आ जाएगी तो फिर उसके बाद एक पाबंदी लगा दी गई है, और वो इस कानून के अंदर पाबंदी ये लगाई गई है कि जब अपील एक तो पहले आपको पता है कि रिव्यू जो है वो 30 दिन में हो सकता था, उसी तरह से अपील के हक भी 30 दिन है, ठीक है। अब उस दौरान में जिस दौरान में ये कानून स्टे रहा है वो तो नहीं होंगे इसमें शामिल, जाहिर है, क्योंकि कानून में इम्तना था। तो फिर 20 अप्रैल के बाद आ गई, तो उसमें जो है अब 30 दिन के अंदर अंदर उन्होंने अपील दाखिल करनी है, जो 14 दिन के अंदर उस जजेस की कमेटी को बेंच बनाकर फिक्स करना लाजिम होगा। ऐसा नहीं होगा जैसे स्टील मिल का पहले फैसला 2006 में और फिर उसके 7 साल के बाद उसका रिव्यू लगा और डिसमिस हुआ। तो ये एक चीज जो है बड़ी अहम होगी कि 184(3) के फैसले के खिलाफ अपील 30 दिन के अंदर हो सकेगी और फिर वो मुकदमा लाजमी तौर पर फिक्स होगा विदिन 40 डेज आफ्टर फाइलिंग ऑफ द अपील। बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कुयूब साहब आपके वक्त के लिए। साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद नवाज शरीफ मुल्क वापसी के लिए लंदन से रख्ते सफर बांध चुके और उनकी एक तस्वीर इंटरनेट पर वायरल है, जिसको उनकी लंदन से सऊदी अरब और फिर पाकिस्तान वापसी से जोड़ा जा रहा है। जराए भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की लंदन से पाकिस्तान वापसी का सफर आज से शुरू होगा। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए दुबई से स्पेशल तैयारा बुक कराए जाने की तस्दीक हो गई है। और जराए बताते हैं कि नवाज शरीफ जिस खुसूसी परवाज से पाकिस्तान पहुंचेंगे इसे उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा और इस स्पेशल फ्लाइट में तकरीबन 150 अफराद की गुंजाइश होगी। नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए आज लंदन से सऊदी अरब रवाना होंगे, जहां तकरीबन 1 हफ्ता क़याम के दौरान वो सऊदी आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। वहां भी उनकी कई मुलाकातें तय हैं। दुबई में 3 दिन क़याम के बाद 21 अक्टूबर को लाहौर के लिए रवाना होंगे। अब ये चार्टर प्लेन है, तैयारा बुक कराया गया है, ये कोई कमर्शियल फ़्लाइट नहीं है। यकीनन कमर्शियल फ़्लाइट में अपनी कबाहतें होती हैं, खुसूसी तैयारी के ज़रिए से पहुँच रहे हैं। और फिर 3 अहम दोस्त भी साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद के हमरा होंगे और उसमें नासिर जंजुआ भी हैं, करीम खान भी हैं और वकार अहमद भी हैं। वो लोग भी हैं जिनको अप्रूवर बनाने की बातें की जाती रही। यहाँ पर चेयरमैन PTI के दौर में कोशिश की जाती रही कि वो साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ वादा माफ़ गवाह बन जाएं, लेकिन वो नहीं बने। 3 साल की खुद साख्ता जलावती उन्होंने भी उनके साथ काटी है और बिलाखिर वो उनके साथ वापस पहुँच रहे हैं। अब देखना ही है कि वापसी पर उनको गिरफ्तार किया जाता है या फिर मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त दी जाती है।
आज का केस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात की गई है और उसमें उसके अंदर जो राइट टू अपील 184(3) के मामले में उसकी बात हुई है। लेकिन अभी तक ये भी देखना है कि लीगल टीम साबिक वज़ीर आज़म की अभी तक अदालत नहीं पहुंची है। अदालत का दर्जा बताया कि अब उनके पास क्या है कि वो इंटरिम बेल लेते हैं, कोई ट्रांजिट बेल होती है, या फिर अदालत के सामने खुद आके सरेंडर करते हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।